हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनब इंस्टीट्यूट में। पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर हो गई थी जिस वजह से वीडियो स्टॉप हो गई थी। कोई बात नहीं, पर इसके बाद अपन आगे प्रोसीड करते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन अपन ने पिछली वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में उससे और आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है निम्नलिखित मतलब वैसे 31 क्वेश्चन है, पर इस वीडियो का फर्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो मैंने आपको बता दिया था, इंदिरा पॉइंट था। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ये पृथ्वी है, तो जो सबसे बीच में जो है उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। भारत यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। ये तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, मैंने बताई थी आपको, 876 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या देखना पड़ता है, ये रिकॉर्डिंग अपने आप हट जाती है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? उत्तर में मैंने क्या बताया था आपको, इंदिरा कौल बताया था, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे उत्तरी भाग क्या नाम है उसका? किबूथू, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ में है सरक्रीक, इसको या फिर इसको गुहुर मोता भी कहते हैं। और सबसे उत्तरी, एक सेकंड, इसने पूछा क्या है, सही तो है। सबसे उत्तरी को इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी को इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, जिसको केप केमोरिन भी कहते हैं। ये आपको मैं बता चुका था। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन ने यहाँ पे कई बार पढ़ चुके इसको। इसको प्रकाश स्तंभ, मतलब यहाँ पर प्रकाश स्तंभ भी स्थित है, इसको ऐसे कहते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है। यहाँ एक प्रकाश स्तंभ स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन आता है। हो सकता है आपको ये चीज़ नहीं पता हो, तो आप इसका ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। आपको चीज़ें याद रखनी है। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक के खाड़ी, पम्बन द्वीप, 10 डिग्री 9 डिग्री। अब देखिए, 10 डिग्री और 9 डिग्री चैनल का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। ऑप्शन दो है, या तो पाक जल संधि है या पम्बन चैनल है। तो रामेश्वरम द्वीप की बात हो रही है, इसका मतलब ये पम्बन चैनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भारत था, ये तमिलनाडु है, यहाँ पे पम्बन द्वीप है, ये श्रीलंका है। ऊपर ये यहाँ पे जो है पाक की जल खाड़ी है, और जो यहाँ पम्बन द्वीप है ना, यहाँ पे पड़ती है पम्बन चैनल, रामेश्वरम द्वीप के यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य? भारत और श्रीलंका। भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चट्टानों की जिस चेन को राम सेतु कहा जाता है, दुनिया में एडम्स ब्रिज, आदम का पुल नाम से भी जाना जाता है उसको। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में मन्नार द्वीप के मध्य में, ये वही बोल रहा है, धनुषकोटी है। धनुषकोटी और श्रीलंका है। ठीक है, मतलब भारत के दक्षिण में सबसे पहले धनुषकोटी है, और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में मन्नार द्वीप के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर लंबाई वाली एक चूने की उथली चट्टानों की एक पट्टी है, जिसे क्या कहते हैं? आदम का पुल। भारत और श्रीलंका के मध्य जिसे आदम का पुल कहते हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी। तो आदम का पुल है वो लगभग 48 किलोमीटर है उसकी लंबाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल? याद आ गया कुछ भी पढ़ने से? अंडमान और निकोबार। कौन सा? लिटिल अंडमान और कार। तो यहाँ पे सिर्फ अंडमान और निकोबार दिया है। 10 डिग्री जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, जो 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है। यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी है? 155 किलोमीटर चौड़ी है।
और 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट। दक्कन पास। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? कार निकोबार, छोटा निकोबार, दक्षिण अंडमान, छोटा निकोबार, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान। क्या लगा दूं बताइए आप? गलत लग गया, वो देखा नहीं मैंने, कोई बात नहीं, सीखने को मिलता है। जब चीज़ें आपकी गलत होती हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका आंसर है दक्कन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान मतलब लिटिल अंडमान, जो मैंने आपको बताए थे ना, 1 2 3 4, फिर इसके बाद ये 10 डिग्री चैनल था, यहाँ पे फिर और पीछे, तो ये था उत्तरी, ये था मध्य, ये था दक्षिणी और ये था लिटिल। तो इन दोनों के मध्य में पड़ता है क्या? दक्कन पास। ये याद रखो आप। ये लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है। 48 किलोमीटर ये चौड़ी है। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने जो बताया था वो क्या बताया था आपको? वो यह बताया था कि जो राम सेतु पुल की लंबाई है वो है 48 किलोमीटर, और यहाँ पे दक्कन जल संधि जो है वो 48 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द्वीप। द्वीप एक द्वीप है दमन के पास, गोवा के पास, गुजरात के पास या महाराष्ट्र के पास? क्या लगता है आपको? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसको कोई भी गलत कर सकता है, उम्मीद है। अब सबको पता है कि गोवा और महाराष्ट्र के पास तो नहीं है, आंसर या तो दमन है या फिर गुजरात है, इतना ही कुछ है। पर कहाँ? तो ये है आपका गुजरात के पास। गुजरात के पास, मुझे खुद लगा दमन के पास। देखिए, ऐसी गलती हो जाती है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये गुजरात के तट के पास है। द्वीप एक छोटा सा द्वीप है जो गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि? पाक जल संधि, ये तो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? भारत और चीन के बीच में कहाँ, कौन सी है? मैकमाहोन रेखा है। कब? मैकमाहोन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। यह 1914 में अस्तित्व में आई थी, जब भारत में ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। भाई ब्रिटिश जो है अपन पर, भारत पर रूल कर रहे थे ना, शासन कर रहे थे। तो ये तिब्बत और ब्रिटिश सरकार के बीच में शिमला समझौता हुआ था। कब? 1914 में। तो ये भी पूछा जाता है कि जो शिमला समझौता है वो कब हुआ था? 1914 में। वहीं पर डिसाइड किया गया था। 1914 के बाद से कई वर्षों तक इस सीमा रेखा का अस्तित्व अन्य विवादों के कारण यहाँ छुप गया था, किंतु 1935 में ओलाफ केरो नामक एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने अंग्रेज सरकार की इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया। फिर 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमाहोन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा के रूप में दिखाया गया। और ये जो रेखा है ये खींची कहाँ गई थी? ये खींची गई थी आपकी अरुणाचल प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान। भारत विभाजन के बाद रेड क्लिफ लाइन को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा घोषित किया गया। रेड क्लिफ लाइन भारत को श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश से भी अलग करती है। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। रेड क्लिफ, इनका नाम था सर जॉन रेड क्लिफ नाम था, उन्होंने खींची थी। ठीक, नेक्स्ट, भारत के सुदूर पूर्व का मतलब सबसे पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सोचिए आप। मैं आपको मैप बता देता हूँ। देखिए, ये है आपका ऐसा कुछ इस टाइप में है भारत। ठीक है, ये है सिक्किम, ये ऊपर चला गया। फिर ये सिक्किम है। ये जो है इसको मैं फिल कर देता हूँ। देखिए, ये भूटान है, इसके नीचे ये म्यांमार है और ये चीन है।
ये चीन है। ये जो है, जो इसको शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ मैं, ये शेड कर रहा हूँ इसको, ये क्या आंसर, ये नेपाल है। तो अब बताइए आप कौन सा लगता है। तो आपका आंसर शायद आ गया होगा कि म्यांमार है। आ गया था, ओके। नेक्स्ट, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई थी। मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश था। शिमला समझौता के अनुसार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी थी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसा किया था, संधि हुई थी, तिब्बतों ने भी इसमें अपनी सहमति जताई थी। इस कारण अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया था 1914 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, पाकिस्तान से लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है। बचा कौन, श्रीलंका, जिससे अपनी जल की सीमा लगती है, मतलब समुद्री सीमा लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भूटान की सीमाएं भारत से लगी हैं, जबकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन दोनों को पाक जलडमरू मध्य और है मन्नार की खाड़ी, इन दोनों के द्वारा अलग करती। श्रीलंका चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से, जिसकी सीमा से कोई भी देश लगा ही नहीं है। जितने भी लगेंगे सब जल सीमा से लगेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप, तो देखिए पाकिस्तान जुड़ा है, नेपाल जुड़ा है भारत से, बांग्लादेश भी जुड़ा है, बचा कौन, श्रीलंका। तो आंसर इसका श्रीलंका। इसमें कुछ विवाद भी है, नीचे दिया हुआ, देखिए आप पढ़ लीजिए। जब कभी भारतीय उपमहाद्वीप का उपयोग दक्षिण एशिया के संदर्भ में किया जाता है तो इसमें कभी कभी श्रीलंका और मालदीव को सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि नेपाल और तिब्बत को ठीक है, नेपाल और तिब्बत को इसमें शामिल किया जाता है। ये नहीं किया जाता है ना, वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा लगती है गुजरात की, सबसे कम लगती है गोवा की। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। अब यहाँ पे कितना दिया है, 7517 दे दिया है, जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित की जाती है। और भारत का लगभग पूरा तट उष्ण कटिबंधीय के भीतर आता है। भारतीय राज्य गोवा की समुद्र तटीय रेखा सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है गुजरात की। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। मैंने आपको बताया था बचपन में, MBA बाद से क्या था सबसे पहले, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। कितनी है, 15,116, जो भारत के 17 प्रदेशों और 92 जिलों में है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। नेक्स्ट, ठीक है, चल रहा है अभी भी। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। सबसे छोटी तो अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन अब इसमें अफगानिस्तान तो ऑप्शन दिया नहीं है। तब आपको याद आएगा जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, बचपन में MBA, है ना। फिर से लिख देता हूँ मैं, बचपन में MBA। A फॉर अफगानिस्तान, B फॉर भूटान था, M फॉर म्यांमार था। अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है, पाकिस्तान नहीं, नेपाल नहीं, म्यांमार नहीं, भूटान, यस भूटान। भूटान है ना सबसे कम स्थलीय सीमा। वैसे तो अफगानिस्तान है, लेकिन इसमें अफगानिस्तान ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा भूटान। भारत और भूटान के आपसी संबंध घनिष्ठ विचार विमर्श, परिपक्वता, पूर्ण विश्वास और आपसी समझ पर आधारित हैं। ये बिल्कुल सही लिखा है। वाकई में भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। जो चाइना का बेल्ट एंड इनिशिएटिव, जो रोड का जो उनका इनिशिएटिव जो चल रहा था, उसमें लगभग भारत के जितने पड़ोसी हैं सब लोगों ने उसमें साइन कर दिए, सब ने हाँ भर दी चाइना से। लेकिन
एक छोटा सा देश ही है ऐसा भूटान जिसने अभी तक उस बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड को ज्वाइन नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पे कौन है, एक भारत है और भूटान, इन दो लोगों ने बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड को ज्वाइन नहीं किया। तो भूटान जो है अपना बहुत अच्छा पड़ोसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। देखिए अब यहाँ पे आपको भौतिक प्रदेश दिए हैं। पहला ऑप्शन है हिमालय गंगा का मैदान, हिमालय गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार या फिर और राजस्थान का मैदान। दूसरा पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। थर्ड दक्षिणी घाटी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश। फोर्थ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। क्या लगता है आपको क्या होगा इसका आंसर? सोचिए सोचिए। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रायद्वीपीय पठार नहीं पढ़ाया, मैदानी क्षेत्र नहीं पढ़ाया, हिमालय नहीं पढ़ाया, तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। पढ़ाऊँगा मैं आपको, सब पढ़ाऊँगा, पर कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं ना। इसका आंसर है उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का महान पर्वतीय भाग, उत्तरी भारतीय मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान और फिर द्वीप वगैरह। तो ये मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? क्या लगता है आपको, बताइए क्या लगता है, क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। हो एक सेकंड, प्रायद्वीपीय पठार नहीं है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो मुझसे भी मिस्टेक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत उलझे हुए आते हैं। यह पूछ रहा है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, मतलब सबसे पुराना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। पर मैंने जितना पढ़ा है, मुझे यहाँ तक याद है कि भारत का सबसे पुराना जो भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है वो प्रायद्वीपीय पठारी है। यदि मान लीजिए मैं एग्ज़ाम देता तो मैं यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठारी आंसर लगाता। नीचे देखिए उसने क्या दिया है, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा हुआ करता था। यस, तो इसका आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान नहीं है, इसका आंसर प्रायद्वीपीय पठार ही सही है। प्राचीन गोंडवाना में पहले ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। हिमालय और मैदानी इलाकों का निर्माण अभी अपेक्षाकृत नया है, काफ़ी नया है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना के टूटने और अपवाह के कारण हुआ है, जिसके कारण यह भारत के सभी भू आकृतिक भागों में प्राचीनतम है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरित और क्रिस्टलीय शैलों से बना है, जिसे ग्रेनाइट शामिल है। 50 क्वेश्चन हो गए, अब इसके आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, एटलीस्ट 10 to 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग हैं? मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, जब पढ़ाऊँगा आपको भारत के पठार के बारे में जब पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ हिमालय है, कहाँ कहाँ हिमालय नहीं है, हिंदुकुश पर्वत कौन सा है कौन सा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। फिलहाल इसका आंसर है आपका प्रायद्वीपीय पठार। गड्डी, हाँ गड्डी गाड़ी वाली नहीं, जनजाति वाली गड्डी है यह। गद्दी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। कुली, कोल, बेगा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं। अवातनीस और अबोर मिसमी अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। गारो खासी असम व मेघालय की हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी गारो खासी जयंतिया ये तीनों मतलब जनजाति भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं, जो कि मेघालय पठार का अंश है, मतलब मेघालय में है ये। लेकिन पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, राजमहल पठार बोलते हैं बेसिकली इनको, राजमहल पठार का अंश है।
ठीक है, इससे आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का, समझ रहे हैं ना? पश्चिमी तट कौन सा है? ये मैंने बनाया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो ये बात कर रहा है इसकी, मतलब ये कौन सा है? अरब सागर या खंबात की खाड़ी कह लो इसको, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है, काठियावाड़ तट नहीं है, कोंकण नहीं है, मालाबार नहीं है, या कोरोमंडल नहीं है। कोरोमंडल तट नहीं है। कोरोमंडल तट जो है वो अपना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों वहाँ पे पड़ता है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है। कोरोमंडल तट एक चौड़ा तटीय मैदान है जो पूर्वी तमिलनाडु राज्य, दक्षिण भारत है और लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यह तट पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पूर्वी घाट, दक्षिण में कावेरी नदी के डेल्टा और उत्तर में उत्कल मैदान से घिरा हुआ। उत्कल मैदान बोलते हैं आपका उड़ीसा को बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते हैं। मालाबार केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के समानांतर तक एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र है। कोरोमंडल तमिलनाडु का हो गया, मालाबार केरल में पड़ता है, ये है मालाबार केरल में पड़ता है। कोंकण तट भी उधर पूर्वी का ही है, सह्याद्री पर्वत मतलब गुजरात से ले लो आप, महाराष्ट्र दमन से गोवा के बीच में कोंकण तट। जो अपन ने कुछ क्वेश्चन था ना, कोई पुराना क्वेश्चन था ना जो अपन ने पढ़ा था, उसका आंसर क्या था? कोंकण तक कहाँ है? दमन से गोवा तक ही ये तो था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोंकण भारत के पश्चिमी भाग में सह पर्वत और अरब सागर के बीच उस भूभाग की वह पतली पट्टी है जिसमें थाना, कोलाबा, रत्नागिरी, बम्बई और उसके उपनगर गोमांतक मतलब गोवा तथा उसका दक्षिण का कुछ अंश शामिल होता है। काठियावाड़ जो है वो काठियावाड़ दक्षिण पश्चिमी गुजरात राज्य में प्रायद्वीपीय क्षेत्र पश्चिम भारत में स्थित है। काठियावाड़ बेसिकली गुजरात में है। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया मैंने आपको, क्या बोलते हैं उसको? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट एक चौड़ा तटीय मैदान है जो पूर्वी तमिलनाडु राज्य, दक्षिण भारत है और लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है ये, जो कि दक्षिण में कावेरी नदी के डेल्टा और उत्तर में उत्कल मैदान से घिरा है। नेक्स्ट, वही चीज़ें पुरानी रिपीट कर दी इन्होंने। कोंकण तट कहाँ से कहाँ है? अभी बताया मैंने, गोवा से दमन या दमन से गोवा। ठीक है, नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? किस पे हुई? बताया मैंने आपको, 2 सेंटीमीटर का जीव होता है, प्रवाल द्वीप कहते हैं, मूंगा चट्टाने बनाता है, काफ़ी सारी चीज़ें बताई मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रवाल उत्पत्ति से। फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल सेल श्रेणियाँ, कोरल रीफ्स समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से हुई। बिल्कुल गलत, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से बिल्कुल नहीं हुई है, मूंगा चट्टानों से हुई है। ठीक है, ये भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। टोटल इसमें कुल 36 द्वीप हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने हैं? 36, और 220 या 210 कुछ हैं कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र में स्थित जो ज्वालामुखी कौन से हैं? बताए थे मैंने आपको, नारकोंडम और बेरन। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूमूर द्वीप कहाँ है? न्यूमूर, जहाँ देखिए गंगा निकलती है गंगोत्री से और जाके कहाँ गिरती है? बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश के आगे से गिरती है जाके तो वहाँ पे 2 द्वीप बनाती है। कौन से? एक का नाम है गंगा सागर द्वीप और एक का नाम है न्यूमूर द्वीप। तो यहाँ पे उसने न्यूमूर द्वीप के बारे में पूछा है, जो कि कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? द्वीप, यहाँ पे द्वीप ही है तो वो द्वीप ही है, ये एक द्वीप है छोटा सा।
गुजरात के पास कहाँ पे? जो गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ मतलब प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ठीक है, द्वीप लिखा है ना, जो दमन और दमन द्वीप वाला है, ये द्वीप जो है वो एक द्वीप है, द्वीप द्वीप। ठीक है, क्या है अभी केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं, तो उसमें दमन दीव दादर नागर हवेली दोनों मर्ज हो गए, एक हो गए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, क्या लिखा है पढ़ते हैं इसको। अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी 1000 किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से कुख्यात थी। काला पानी का विवरण सेलुलर जेल में काला पानी शब्द अंडमान के बंदी उपनिवेश के लिए देश निकाल देने का तात्पर्य था। मतलब देश निकाला कर दिया, मतलब काला पानी में डाल दिया, इसका मतलब देश निकाला कर दिया। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ होता है समय अथवा मृत्यु। इसका मीन्स यह है, इसका तात्पर्य यह होता है कि काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु जल या मृत्यु के स्थान से जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। देश निकालो के लिए काला पानी का अर्थ बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। काला पानी यानी स्वतंत्रता सेनानियों उन अनकही यातनाओं और तकलीफ़ों का सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजना, जो मौत की सज़ा से भी बदतर था। सोचिए आप, आज तो अपन इस ज़माने में जी रहे हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, इंडिया आज़ाद है, जो मन में अपन वो कर सकते हैं। अब उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उनकी क्या हालत होती होगी। जो इसमें दिया हुआ है कि काला पानी की सज़ा का मतलब है मौत से भी बदतर सज़ा देना। मौत से बदतर क्या हो सकता है? ये तो मतलब सोचने से भी एक डर का एहसास हो जाता है कि क्या था ये। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो अपनी आज़ादी है वो बहुत बहुत बड़े बड़े सेनानियों के कारण आपको प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। बाकी मैं आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा या हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो मैं आपको हर सेनानी के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा, किसने क्या किया, कहाँ से क्या हुआ, सब बताया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरा टॉपिक चालू हो गया था। नेक्स्ट, लक्षद्वीप द्वीप कहाँ है? अभी बताया मैंने आपको, कहाँ पड़ता है ये? अरब सागर में पड़ता है या बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में? दिखती बात है, अरब सागर में पड़ता है। अब 10 क्वेश्चन और कर लेते। ठीक है, अगला 61 क्वेश्चन, द्वीप स्थित है, द्वीप कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है, क्या खंबात की खाड़ी में है? यस, खंबात की खाड़ी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? कौन सा है? गंगा सागर? नहीं, रामेश्वरम है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? मैंने आपको बताया कितने थे, 36, 220 समथिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, देखिए इसमें लिखा हुआ है लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जन जीवन है। मतलब लोग सिर्फ 7 द्वीपों पर ही रहते हैं, बाकी के द्वीपों पर नहीं रहते। मतलब 29 बचे ना, 29 पर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में फैला हुआ है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल बालू के डिब्बों से ढका हुआ एक तरंकित मैदान है। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री, देखिए दक्षिण गंगोत्री है और एक भारती है
और एक और नाम है, ठीक है, इसमें दिया होगा। ये क्या है, ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों के नाम है। देखिए मैं इसमें आपको बताता हूँ। दक्षिण गंगोत्री आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1980 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि यह लगभग 70 मीटर बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। दक्षिण गंगोत्री है, और 3 है यहाँ पे टोटल, मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं। देखिए एक तो दक्षिण गंगोत्री है, एक भारती के नाम से है, भारती स्टेशन, और एक और कोई था, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, याद आ जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी का नाम से जाना जाता है? काला पानी अंडमान निकोबार, लेकिन सफ़ेद पानी सियाचिन। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग की सियाचिन की पहाड़ियाँ सफ़ेद पानी कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि आपको पता है सियाचिन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो भी मृत्यु के बराबर ही है ना, इसलिए इसको सफ़ेद पानी बोलते हैं। नेक्स्ट, हैदराबाद का जुड़वा शहर कई बार पढ़ा है आपने, सिकंदराबाद है, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। कोच्चि का जुड़वा शहर, कोच्चि को सबसे पहले क्या करते थे, हाँ एर्नाकुलम ही बोलते थे उसको। कोच्चिन, जिसे कोचिन भी कहा जाता था, लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तट रेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह है, जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। कोच्चि को काफ़ी समय से एर्नाकुलम भी कहा जाता था, जिसका अर्थ नगर का मुख्य भूमि के भाग को इंगित करता था, मतलब पहचान देता था। ठीक है, नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, क्या कहते हैं उसको? उसको अक्साई चीन कहते हैं अपन। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल क्या है, बताइए? लद्दाख। नेक्स्ट, कितना टाइम हो गया? टाइम 32 मिनट हो गए हैं। ठीक है, 5 मिनट में आपको और लेता हूँ और 10 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? मैंने आपको बताया कितना है, 32,87,263। और इसको भी ध्यान रखने के लिए बोला था मैंने, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214, पूर्व से पश्चिम की 2,933, जमीनी सीमाओं की लंबाई 15,200, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 15,516.6। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था इसको? गोंडवाना लैंड, सुना होगा आपने, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत। गोंडवाना पूर्व नाम गोंडवाना लैंड एक बृहत महाद्वीप था, जिसका अस्तित्व नवजीवन महाकल्प आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले से लेकर जुरासिक काल, मतलब आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व तक था। यह पेंजिया का दक्षिणी भाग था। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा जब मैं आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, तब उसमें बताऊँगा आपको पेंजिया क्या था, है ना। उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा जाता था, और गोंडवाना लैंड का नाम एडुअर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रख दिया। गोंडवाना भूभाग आज के समस्त दक्षिणी गोलार्ध के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप, जो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है, का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, भारतीय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, क्या है भारतीय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित? याद करिए, मैंने आपको बताया था गुराम ने मित्र को 36 झापड़ मारे। मित्र को, मी से मिजोरम आता था, मिजोरम के ऊपर पड़ता है मणिपुर। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखिए ये है, ठीक है। इसमें से आपको पता है ये यहाँ पे त्रिपुरा है, 1 2 3 4, एक पूरा ऐसा आएगा, इन सब से जुड़ते हुए जाता है ये, ठीक है। और ये है मेघालय। अरुणाचल प्रदेश
नमामि, 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 नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मणिपुर के ऊपर क्या है? मिजोरम है। तो आंसर क्या हो गया इसका? मणिपुर हो गया। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैं एक बार और फिर से आपको मैप की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं उसमें आपको राज्यों के बारे में बताऊंगा, राज्यों की राजधानी के बारे में बताऊंगा, ये बताऊंगा कौन से उत्तर में है, कौन से पूर्व में। उससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? मणिपुर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो ये त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वो सबसे निकटतम है। अगरतला भारत के त्रिपुरा प्रांत की राजधानी है। इसकी स्थापना 1850 में महाराज राजा कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर द्वारा की गई थी। इसलिए अभी अभी वहाँ के हवाई अड्डे का नाम महाराजा बहादुर क्या बोलते हैं, महाराजा माणिक किशोर बहादुर रखा गया है अगरतला का। बांग्लादेश से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह शहर सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। अगरतला त्रिपुरा के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर भी अवस्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां और जनसंख्या में दूसरा है। क्या लगता है, तीनों सही है? देखिए, सबको पता है थर्ड वाला तो बिल्कुल सही है और फर्स्ट वाला भी बिल्कुल सही है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। और सेकंड, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। हाँ बिल्कुल है, भारत कुछ इस टाइप का है, चतुष्कोणीय होगी। तो इसका आंसर है सभी सत्य हैं। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पढ़िए। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी भाग है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 37.6 उत्तरी है। अब आप बताइए, मैं आंसर आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए क्या लगता है आपको? भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, गलत है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था 42% है, इसलिए आंसर ये है। देखिए, इसमें काफ़ी सारी जानकारी दी है। ठीक है, अपन पढ़ लेते हैं, अपना रिवाइज हो जाएगा, उसमें क्या है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको पता है ये कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ये भी आपको पता है। भारत की दृष्टि से संसार की दृष्टि भारत का संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, ये भी पता है आपको। पहला कौन सा है? रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात 1200 किलोमीटर। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश 8। भारत की स्थलीय सीमा 15,200। भारत की तटीय सीमा 16,516.6 द्वीपों सहित। ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 27 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है, ये भी ध्यान रखना है। कर्क रेखा से 8 गुजरते हैं। गुरु से मित्र को 36 झापड़ मारे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। सबसे दक्षिणी, एक सेकंड, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, या फिर यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस प्रदेश की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, या फिर इस मैदान में मिट्टी का निषेचन 400 मीटर से 3,000 मीटर की गहराई तक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए?
यस, सी ऑप्शन वाले सभी सही हैं। इस मैदान की मिट्टी चारनोजम है। चारनोजम प्रकार की मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं, रेगुड़ कहते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। रेगुड़ काली मिट्टी का नाम है। इसे कपास मिट्टी या फिर उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है। इसमें मौजूद टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि जिलों में पाई जाती है। समझ गए आप। नेक्स्ट, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में है। ठीक है, देखते हैं। 8,4 से 37,6, 68,7 से 97,25 बिल्कुल, ये सभी के सभी सत्य हैं। ये वही पुरानी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताया, तो आपको सबका ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। कितने? उत्तर प्रदेश 8। कौन कौन से? ऊपर से लीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक देश भी है। कौन सा? नेपाल। ठीक है, हाँ वैसे याद आया मुझे। एक क्वेश्चन आता है कि नेपाल की सीमा सबसे ज़्यादा, मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा नेपाल के साथ लगती है। तो जितने भी बच्चे हैं, जिन सब ने पढ़ाई कर रखी है, जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा, वो सब इसका आंसर देंगे उत्तर प्रदेश, जो कि गलत आंसर है। उसका आंसर बिहार है। जब मैं आपको पठार पर्वत राज वगैरह पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कितने किलोमीटर कौन सी किसकी सीमा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, और अपने इसका आंसर क्या है अभी का? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कौन सा नहीं है? त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा तो एक राज्य है, इसकी राजधानी अगरतला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी समय हो गया। अगले क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन नंबर 80 तक हुए हैं, अगले क्वेश्चन में हम 150 तक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए करेगा, और एक बुक को ले लीजिए, उससे भी पढ़ाई करिए, और साथ में मैप की प्रैक्टिस ज़रूर करा करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य की राजधानी कितनी ऊपर है, कौन पूर्व में है, कौन दक्षिण में है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, और आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो आपको ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।